हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में एक सुकून का माहौल हो। एक ऐसी जगह जहां दिन भर की भाग दौड़ और तनाव के बाद लौटे तो शांति मिले। बिल्कुल। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये जो शांति है, ये जो अच्छी वाली वाइब है, वो मेहमान की तरह आती है और चली जाती है। हाँ, टिकती नहीं है। टिकती नहीं। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई छोटी बड़ी चीज उसे डिस्टर्ब कर ही देती है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हार्मनी इन द होम, फाइंडिंग लास्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम के एक प्रकाशन से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। और ये हिस्सा कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं, सिर्फ एक सवाल है, लेकिन एक ऐसा सवाल जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल है, घर में सुख शांति क्यों नहीं टिकती? और ये सवाल इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा। सही बात है। ये कोई 5 इजी स्टेप्स टू अ हैप्पी होम वाला फॉर्मूला नहीं है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं ना, डायग्नोस्टिक टूल है। एक आईना जैसा। हाँ, एक आईना जो ये कह रहा है कि जवाब खोजने से पहले सही सवाल पूछना सीखो। ये हमें सतह के नीचे झांकने और उन असली वजहों को समझने के लिए उकसाता है जो हमारे घर के माहौल को बनाती या बिगाड़ती हैं। तो आज हमारी कोशिश इसी सवाल की परतों को खोलने की है। बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि ये कुछ शब्द मिलकर इतना गहरा मतलब कैसे बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जब मैंने ये सवाल पहली बार पढ़ा तो मेरा ध्यान सबसे पहले सुख और शांति पर गया। हम इन दोनों शब्दों को अक्सर एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये जुड़वा भाई हो। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। तो क्या ये स्रोत इस आम धारणा को चुनौती दे रहा है? बिल्कुल, और यहीं से इस सवाल की पहली परत खुलती है। स्रोत हमें इन दोनों को अलग अलग देखने के लिए मजबूर करता है। अच्छा। हाँ, इनके बीच का फर्क बहुत बारीक है लेकिन बहुत जरूरी है। देखिए, सुख का लेना देना ज्यादातर बाहरी चीजों से है। बाहरी चीजें भौतिक चीजें, दुनियावी कामयाबियां, आराम और सहूलियतें, एक बड़ा घर, एक नई गाड़ी, लेटेस्ट गैजेट्स, शानदार छुट्टियां। हाँ, शानदार छुट्टियां। ये सब सुख के मार्कर हैं। इन्हें हम बाहर से हासिल करते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमें अक्सर दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दिखती हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। एग्जैक्टली। हर कोई अपना सुख दिखा रहा है। सही कहा। और यहीं एक दिलचस्प बात सामने आती है जिसे सोर्स में हेडोनिक ट्रेडमिल का नाम दिया गया है। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हम इंसानों में एक आदत होती है कि हम किसी भी नई खुशी या सुख के आदी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने एक नया फोन खरीदा, कुछ हफ्ते बहुत अच्छा लगा, फिर वो नॉर्मल हो गया। हाँ, ये तो होता है। अब आपको उससे बेहतर मॉडल चाहिए। हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं सुख की तलाश में, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। और यही दौड़ ही शांति की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वाह, तो सुख एक तरह की कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। तो फिर शांति क्या है? शांति इसके बिल्कुल उलट है। वो कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी एहसास है। इट्स एन इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग। एक भीतरी अवस्था। हाँ, इसका संबंध मन के ठहराव से है, घर में कलह न होने से है। आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर मन में बेचैनी है, रिश्तों में तनाव है, तो शांति नहीं हो सकती। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने महीनों पैसे बचाकर एक नया महंगा सोफा खरीदा। घर में आया, सब बहुत खुश हुए, ये सुख है। बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन आपके बच्चे ने उस पर जूस गिरा दिया और घर में चीख पुकार मच गई। हाँ। सोफा तो वही है, पर शांति तुरंत गायब हो गई। ये बहुत ही कमाल का उदाहरण है। इसने बात को बिल्कुल साफ कर दिया। सुख चीजों में है और शांति माहौल में। और स्रोत का इशारा शायद यही है कि हम सुख बढ़ाने के चक्कर में अक्सर शांति गवा बैठते हैं। बिल्कुल, और यही इस सवाल का पहला आहा मोमेंट है। ये हमें रुककर सोचने को कहता है कि हम असल में घर में क्या चाहते हैं, ज्यादा सुख या ज्यादा शांति, और क्या एक की कीमत पर दूसरे को पाया जा रहा है। सही। ठीक है, तो हमने सुख और शांति का फर्क समझा, लेकिन इस सवाल का जो असली पंच है वो तो इसके अगले हिस्से में है, क्यों नहीं टिकती। हाँ। जब मैंने इसे पढ़ा तो उसने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। हम हमेशा शांति कैसे पाएं के बारे में सोचते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। हाँ, हाउ टू गेट इट पर फोकस रहता है। पर ये सवाल मानकर चल रहा है कि शांति आती तो है पर रुकती नहीं। हाँ, ये पाने की नहीं, बनाए रखने की समस्या है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये क्रिया टिकना,
यही इस पूरे सवाल का इंजन है। अच्छा। ये हमें प्रिस्क्रिप्शन यानी इलाज से पहले डायग्नोसिस यानी बीमारी की जड़ तक ले जाता है। मतलब समाधान से पहले समस्या को समझना। हाँ, ये कह रहा है कि सीधे समाधान पर कूदने से पहले ये तो समझो कि वो कौन से पीस ब्रेकर्स हैं जो बार बार आकर माहौल बिगाड़ देते हैं। तो क्या स्रोत बताता है कि ये आम पीस ब्रेकर्स क्या होते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो शांति को टिकने नहीं देती? स्रोत सीधे तौर पर लिस्ट नहीं देता, लेकिन इशारा करता है। और आमतौर पर ये कुछ बहुत ही जानी पहचानी चीजें होती हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अनकही उम्मीदें, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। अच्छा। हम मान लेते हैं कि हमारे पार्टनर या बच्चों को पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, बिना बताए। हाँ, ये तो बहुत होता है। इन्हें पता होना चाहिए था कि आज मेरा मूड खराब है, या इसे घर के काम में हाथ बटाना चाहिए था। ये उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो शांति भंग होती है। यानी कम्युनिकेशन गैप। हम बात करने के बजाय उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारा मन पढ़ ले। एग्जैक्टली। दूसरा बड़ा कारण है तुलना, कंपैरिजन। पहले हम पड़ोसियों से तुलना करते थे, अब हम पूरी दुनिया से करते हैं, सोशल मीडिया की वजह से। सही बात है। हम दूसरों के छुट्टियों की तस्वीरें देखकर अपने घर को कम आंकने लगते हैं, दूसरों के बच्चों की उपलब्धियां देखकर अपने बच्चों पर दबाव बनाने लगते हैं। और ये तुलना जहर की तरह शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक और कारण है बाहर का स्ट्रेस घर के अंदर लाना। ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन। हाँ, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन पार्टनर पर निकलती है, बिजनेस का तनाव बच्चों की पढ़ाई पर असर डालता है। घर की शांति एक स्पंज की तरह बाहर की सारी नेगेटिविटी सोख लेती है। ये तो रोजमर्रा की कहानियां हैं। इसका मतलब हम एक ऐसी चीज को स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे तोड़ने वाले कारक हर तरफ मौजूद हैं, अंदर भी और बाहर भी। हाँ, और शायद स्रोत का एक गहरा इशारा ये भी है कि जीवन की प्रकृति ही अस्थायी है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तो क्या घर की शांति इस नियम का अपवाद हो सकती है? शायद नहीं। तो क्या ये एक नेचुरल साइकिल है? हो सकता है। सुख और शांति का आना जाना एक प्राकृतिक चक्र हो सकता है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये टिकने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? घर में। और ये घर शब्द ही शायद इस सवाल की सबसे गहरी परत है ना? बिल्कुल। क्योंकि दफ्तर का तनाव तो हम शायद शाम को पीछे छोड़ सकते हैं, पर घर के तनाव से भागकर कहाँ जाएं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत ने जानबूझकर घर में लिखा है, क्योंकि घर सिर्फ 4 दीवारों और एक छत का नाम नहीं है। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक स्पेस है। ये हमारा सैंक्चुरी है, हमारा अभयारण्य। वो एक सेफ स्पेस। हाँ, एक ऐसी जगह जहां हम उम्मीद करते हैं कि हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाएगा, जहां हम अपने सबसे असली और अनएडिटेड रूप में रह सकते हैं। और शायद यही अनएडिटेड रूप कभी कभी मुश्किल पैदा करता है। बिल्कुल। बाहर हम एक सामाजिक मुखौटा पहन के रखते हैं, पर घर में वो उतर जाता है। हाँ, और जब ये सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर शांति भंग होती है तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है। हाँ, दफ्तर में बॉस से अनबन होना आम है, लेकिन घर में पार्टनर से रोज रोज की खटपट इंसान को अंदर से तोड़ देती है। स्रोत हमें घर को एक जीवित इकोसिस्टम की तरह देखने के लिए कहता है। इकोसिस्टम, ये एक दिलचस्प नजरिया है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? सोचिए, एक तालाब एक इकोसिस्टम है। हाँ। अगर आप उसमें एक बूंद जहर डाल दें तो वो पूरे पानी में फैल जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैलकर हर मछली, हर पौधे पर असर डालता है। घर भी ऐसा ही है। अच्छा। अगर घर में कोई एक सदस्य लगातार तनाव, गुस्से या उदासी में है तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे घर के पूरे माहौल में फैल जाती है। ये तो मैंने महसूस किया है। एक इंसान का बुरा मूड डिनर टेबल पर बाकी 3 लोगों की बातचीत को खराब कर सकता है। एक बच्चे का एग्जाम का स्ट्रेस पूरे घर की दिनचर्या बदल देता है। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इस इकोसिस्टम का संतुलन बहुत नाजुक होता है, और इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश की जरूरत होती है। ये अपने आप नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इस संतुलन के लिए जरूरत होती है जागरूकता की, एक दूसरे की बात सुनने की और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करने की। वो छोटी छोटी शिकायतें जिन्हें हम ये सोचकर अनसुना कर देते हैं कि अरे छोड़ो, वो धीरे धीरे जमा होकर एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटती हैं और पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देती हैं। जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, सुख जो बाहरी है और एक ट्रेडमिल जैसा है, शांति जो भीतरी है पर बहुत नाजुक है, और घर जो एक संवेदनशील इकोसिस्टम है, तो ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं लगता, ये तो हमारे आधुनिक जीवन की एक मूलभूत चुनौती की तरह लगता है। और यही इस स्रोत की खूबसूरती है। कैसे? ये कोई जवाब देकर हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं करता, ये एक बेहतर सवाल देकर हमारी सोच को और गहरा बनाता है। ये एक आईने की तरह काम करता है
जिसमें हम अपने घर की, अपने रिश्तों की और अपनी खुद की आदतों की झलक देख सकते हैं। ये हमें बाहरी समाधानों से हटाकर अंदर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा निराशावादी नहीं है? अच्छा सवाल है। अगर हम ये मान लें कि स्थायी शांति संभव ही नहीं है और इसका आना जाना एक नेचुरल साइकिल है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए? क्या हम बस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब निराशावाद नहीं बल्कि नजरिए में बदलाव है। नजरिए में बदलाव। हाँ, स्रोत हमें कोशिश छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, वो हमें गलत कोशिश करने से रोक रहा है। गलत कोशिश। हमारी सारी ऊर्जा स्थायित्व यानी परमानेंस को हासिल करने में लगी है। हम एक ऐसी अवस्था चाहते हैं जो कभी ना बदले, जहां हमेशा सब कुछ परफेक्ट हो, और ये एक अवास्तविक उम्मीद है। जिंदगी का स्वभाव ही बदलाव है। तो अगर लक्ष्य स्थायी शांति नहीं है तो फिर क्या है? लक्ष्य है लचीलापन यानी रिजिलियंस। रेजिलियंस। स्रोत का असली संदेश ये है कि शांति भंग होगी ही, ये तय है। बहस इस पर नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं। सवाल यह है कि जब तूफान आए तो क्या आपका घर, आपके रिश्ते इतने मजबूत हैं कि वो उसे झेल सकें और उसके बाद फिर से खड़े हो सकें। तो ये चर्चा हमें किसी अंतिम जवाब पे नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल विचार के साथ छोड़ रही है। हाँ, और अगर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार रखूं जो इसी स्रोत की आत्मा से निकलता है तो वो ये होगा। बताइए। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि घर में कभी कोई मतभेद ना हो, कभी कोई तनाव ना हो। ये असंभव है। तो फिर असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? असली कला, असली लक्ष्य ये सीखना है कि जब भी ये संतुलन अनिवार्य रूप से बिगड़े तो उसे फिर से स्थापित कैसे किया जाए। नाराजगी को बातचीत में कैसे बदला जाए, गलती होने पर माफी कैसे मांगी और दी जाए, बुरे दिन के बाद अगले दिन एक नई शुरुआत कैसे की जाए। मतलब रिपेयर करना सीखना। हाँ, स्थायित्व की असंभव खोज को छोड़कर घर को फिर से जोड़ने और ठीक करने की कला में माहिर होना, शायद यही असली हार्मनी इन द होम है। वाह, ये एक बिल्कुल ही नया फ्रेमवर्क है। मतलब एक परफेक्ट अटूट घर बनाने की कोशिश करने के बजाय एक रेजिलिएंट घर बनाने पर ध्यान देना जो बिखरने के बाद फिर से जुड़ना जानता हो। बिल्कुल। ये स्वीकार करना कि शांति जाएगी, पर ये आत्मविश्वास रखना कि हम उसे वापस लाना जानते हैं। हाँ, यही असली शक्ति है। ये एक बेहतरीन विचार है जिसके साथ आज की इस बातचीत को समाप्त किया जा सकता है।